नमस्कार दोस्तों, साल 1978 में सिर्फ 2000 से शुरुआत करने वाली सहारा कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई, जिसके पास 11 लाख से अधिक एम्प्लॉइज, 13 करोड़ लोग यानी भारत की 11% आबादी इससे जुड़ी हुई थी। एक समय सहारा कंपनी भारत में रोजगार देने वालों में रेलवे के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी। इस कंपनी के पास में अपनी खुद की एक आईपीएल टीम थी, पुणे वॉरियर्स इंडिया के नाम से, और सहारा कंपनी लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर रही थी। और इस कंपनी को खड़ा किया था सुब्रतो रॉय ने, जो कि आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज के समय में कोई भी सहारा इंडिया का नाम तक नहीं लेता। लोगों की जुबान पर सिर्फ यह है कि सहारा हमारे पैसे कब लौटाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अरबों रुपए के साम्राज्य वाली कंपनी खत्म कैसे हो गई। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। यह कहानी है इंडियाज बिगेस्ट फ्रॉड की। दोस्तों, सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी, जिसकी शुरुआत हुई थी गोरखपुर की एक छोटी सी जगह से। स्टार्टिंग में सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम करते थे, और इसी काम के दौरान उनकी जान पहचान होती है गरीबों से, सब्जी वालों से, छोटे दुकानदारों से, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों से। और उन्होंने देखा कि कैसे लोग डेली बेसिस पर जितने भी पैसे कमाते हैं वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं। इतने कम पैसों में उनके पास में सेविंग्स करने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी को देख करके सुब्रतो रॉय के माइंड में एक बिजनेस मॉडल आया, और इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। दोस्तों, सहारा कंपनी का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल था। इन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि आप अपनी कमाई में से 20-20 रुपया हमारी कंपनी में जमा कराइए। हमारी कंपनी कुछ समय बाद आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पर पैसे लौटाएगी, जिसमें आपके पैसे 20 से 40, 40 के 80, 100 के डबल कर दिए जाएंगे। और इसी तरह सहारा कंपनी ने लोगों से पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। मल्टीपल साइड से सहारा कंपनी में पैसे आने लगे। यह कंपनी 20-20 रुपए 100 अलग अलग लोगों से लेती थी, और उन पैसों में से जिस व्यक्ति का टाइम पीरियड पूरा होता था उसको उसके पैसे डबल करके वापस लौटा देती थी। जिस व्यक्ति को पैसे मिलते थे वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करता था, और इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से एक व्यक्ति को पैसे डबल करने के बदले इस कंपनी में 100 नए लोग और जुड़ जाते थे। इस कंपनी को पता था कि सभी लोग एक साथ पैसे नहीं निकालेंगे, इसलिए इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा। लोगों को सहारा कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आया, और इसमें इस तरह 100 लोग और जुड़े। किसी एक व्यक्ति को पैसे डबल करने की वजह से 100 और लोग इसमें जुड़े, 100 और लोग जुड़े, और ऐसे ही जुड़ते जुड़ते सहारा कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई, जिसके पास में 16 करोड़ से अधिक लोग थे। जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट टीवी, एयरपोर्ट, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स में कर रही थी, वहीं इस कंपनी ने अपने पोस्टर झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के बीच में लगाए। दोस्तों, सहारा कंपनी ने सबसे ज्यादा टारगेट किया लोअर मिडिल क्लास लोगों को। ये उन लोगों को पैसे डबल करने और नया घर खरीद कर देने के सपने बेच रही थी। दोस्तों, लोगों के ट्रस्ट को जीतने के लिए सुब्रतो रॉय ने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। ये अपनी सहारा कंपनी को कंपनी न कहकर सहारा परिवार के नाम से संबोधित करते थे, और खुद को कहते थे सहारा श्री। उस जमाने में इस कंपनी का विज्ञापन सहारा प्रणाम के नाम से टीवी में भी आता था। विश्वास की बहती धारा, सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। दोस्तों, सहारा ने सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कई सारे काम किए, चाहे उसमें गरीब लड़कियों की शादी करवाना हो, या फिर गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाना हो, गरीबों के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन हो, या फिर जो सोसाइटी है उसको अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए जगह जगह कैंपेनिंग चलाए गए। और इससे सहारा ने गरीबों से लेकर मिडिल क्लास तक के लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इमेज बना ली, और देखते ही देखते सुब्रतो रॉय भारत में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन दोस्तों, सहारा कंपनी दुनिया की नज़र में तब आई जब 6 मई 2013 को देश भर से सैकड़ों बसों में सवार होकर लाखों लोग लखनऊ स्टेडियम में एकत्रित हो गई। यह स्टेडियम 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था, और यहां पर एक साथ 1,21,653 सहारा के वर्कर्स ने एक ड्रेस में राष्ट्रगान किया, और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास में था। सहारा कंपनी दूसरी बार हाईलाइट तब हुई जब इन्होंने अपने बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए। इनके बेटों की शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेवल के व्यक्ति वहां पर आए, और इनकी शादी में दुनिया भर के 110 से अधिक व्यंजन
बनाए गए और इन्होंने अपने बेटों की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया। तीसरी बार यह कंपनी हाईलाइट हुई जब 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे और उसी समय सहारा कंपनी ने कई लोगों को सहायता करने के लिए वहां पर फूड पैकेट्स वितरित किए और लाखों रुपए की सहायता दी। और इस काम को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सहारा कंपनी की प्रशंसा की। दोस्तों, इस समय सहारा कंपनी फाइनेंस, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, इंटरटेनमेंट, बिजनेस के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, हर सेक्टर में इनका जलवा था और इन्होंने न्यूयॉर्क में 4,400 करोड़ में तो लग्जरी होटल भी खरीदे, जो कि अब तक न्यूयॉर्क में काफी बड़ी मात्रा में लोग वहां पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा था, लेकिन सेविंग बिजनेस की आड़ में इस कंपनी में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था। यह कंपनी पूरे भारत में पॉपुलर तो हो ही चुकी थी। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनमें पैसे इन्वेस्ट करने लगे और इस कंपनी ने ब्लैक मनी को भी वाइट करने का काम स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जहां पर मान लीजिए कि आपके पास में 10 लाख रुपए की ब्लैक मनी है, अगर आप एक व्यक्ति के नाम पर इसको किसी भी तरह इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यदि आप इस 10 लाख की इनकम को 10 अलग अलग लोगों के नाम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता। और इसी तरह के बिजनेस मॉडल या फिर इसी तरह की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कंपनी पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से फंड लेने लगी और उन फंड को वाइट किया जाने लगा और आम लोगों के पैसों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा। देखते ही देखते सहारा कंपनी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी और इस कंपनी में 16 करोड़ से अधिक लोगों का पैसा था, यानी भारत की लगभग 11% आबादी सहारा कंपनी से जुड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, फिर समय आता है इस कंपनी के डाउनफॉल का। एक समय ऐसा आता है जब मार्केट सैचुरेट होता है, हर जगह पर मंदी जैसे हालात होते हैं, सहारा कंपनी में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या थम जाती है और इस समय सहारा कंपनी में सबसे ज्यादा संख्या हो जाती है उन लोगों की जो कि अपने पैसे को निकालना चाहते हैं। देखते ही देखते सहारा कंपनी में पैसों की तंगी से भर जाती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सुब्रत रॉय डिसाइड करते हैं कि वो सहारा कंपनी की 2 कंपनीज के नाम से रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनी के नाम से शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर के आएंगे और यहीं से इस कंपनी का बुरा दौर स्टार्ट हो गया। दोस्तों, 23 सितंबर 2009 को सहारा कंपनी आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास में डीआरएसपी दाखिल करती है। जिन लोगों के डीआरएसपी के बारे में पता नहीं है, तो बेसिकली डीआरएसपी बायोडेटा की तरह है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारियां होती है और डीआरएसपी की जांच करने के बाद ही सेबी किसी भी कंपनी को मार्केट में आईपीओ लाने की परमिशन देती है। 4 जनवरी 2009 को सेबी के पास में कंप्लेंट आती है कि सहारा कंपनी लोगों से पैसे लेने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। सेबी को अपनी जांच में पता चलता है कि इस कंपनी में 2.5 करोड़ लोगों के 2400 करोड़ के लगभग पैसे फंसे हुए हैं। उसके बाद में सेबी सहारा कंपनी को ऑर्डर देती है कि आप 15% इंटरेस्ट रेट के साथ में सभी लोगों के, सभी इन्वेस्टर्स के पैसे वापस लौटा दीजिए। उसके बाद में यह कंपनी सेबी के इस डिसीजन से नाखुश होती है। यह कंपनी अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों सेबी के पक्ष में ही फैसला देता है और आने वाले 3 महीनों के भीतर भीतर सहारा कंपनी को 15% इंटरेस्ट रेट के साथ अपने इन्वेस्टर का पैसा लौटाने का आदेश देता है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सहारा कंपनी से रिलेटेड जितने भी कस्टमर्स हैं उनका बायोडेटा सेबी के पास में जमा करवाए। दोस्तों, इसके जवाब में सहारा कंपनी 127 ट्रक भरकर के डॉक्यूमेंट सेबी के मुख्यालय में भिजवा देती है। 127 ट्रक। दोस्तों, जब ये ट्रक मुंबई से निकले थे तो पूरा मुंबई टप पड़ गया था और लोगों को पता चला था कि सहारा कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स सेबी के हेडक्वार्टर पर भेज रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय सहारा कंपनी सवालों के घेरे में आ चुकी थी और जब सेबी ने इन 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स की जांच की तो पता चला कि इनमें से अधिकांश डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है, नकली है। इनमें उन लोगों के भी खाते मिले जिनका कोई रियल में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इनमें जिस तरह का पता दिखाया गया, जो भी व्यक्तियों के नाम बताए गए जिनमें इनके पैसे इन्वेस्ट थे, उन लोगों का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनके पते पर भी कुछ भी नहीं मिला। और इसमें अधिकांश डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड होने की वजह से सेबी ने इन डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से जांच की। इसलिए सहारा कंपनी ने जिन भी लोगों के डॉक्यूमेंट सेबी के पास में भेजे थे वो अधिकांश लोग फ्रॉड थे। उनका पता, उनका नाम, उनका जो बैंक अकाउंट्स थे सब नकली थे। इसी को देखते हुए सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा कंपनी की सभी संपत्तियों को जब्त करना
स्टार्ट कर दिया और 26 जनवरी 2013 को इस कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि 2016 में जब इनकी मां की डेथ हुई थी उस समय ये पैरोल पर बाहर आए थे और आज तक उसी पैरोल पर ये बाहर है। सरकार ने लोकसभा में कहा कि जिन लोगों ने सहारा कंपनी में पैसे लगाए थे उनकी संख्या करोड़ों में है। उस समय के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जिन भी लोगों के इसमें पैसे लगे हुए हैं ये पैसे 16.12 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों के हैं। ऐसा नहीं है कि सेबी ने इन पैसों को रिफंड करने की कोशिश नहीं की। जब सेबी ने रिफंड करने के लिए आवेदन मांगे तो सिर्फ 19,644 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी के लोगों को पैसे रिफंड कर दिए गए और ये रिफंड की गई राशि मात्र 148 करोड़ रुपए के लगभग हैं, जबकि सेबी के पास में सहारा कंपनी के 24,000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में हमारे केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने सहारा कंपनी के लाभार्थियों के पैसे वापस लौटाने के लिए एक सहारा नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आवेदन करने के पश्चात उसके रिकॉर्ड्स को जांचा जाएगा और उसके बाद में 3 महीने के भीतर भीतर उसके पैसे लौटा दिए जाएंगे। हालांकि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में हमारे पास में कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन सरकार ने हाल ही में सहारा के लोगों को पैसा रिफंड करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जरूर किया है। तो दोस्तों ये सहारा कंपनी की केस स्टडी आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोग इसी तरह की केस स्टडीज किसी दूसरी कंपनीज पर चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।